नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष पेपर फर्स्ट जो भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक है, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था की ब्रिटिश शासन के टाइम पे भारत में 3 व्यवस्थाएं चलती थी: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यह बंदोबस्त विशेष तौर से बंगाल प्रांत के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उसकी व्यवस्थाएं, उसके गुण, दोष, किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे पर अध्ययन करेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत यानी कि कृषक, किसान, वाड़ी यानी कि बंदोबस्त। रैयतवाड़ी 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें रैयत का ये आशय है किसान एवं वाड़ी का आशय प्रबंधन, अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंधन करती है। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह मद्रास, बम्बई, आसाम, बम्बई जो वर्तमान में मुंबई तथा सिंध का क्षेत्र में ये व्यवस्था प्रचलित थी। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो कुल भूभाग था उसके 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। वैसे रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों का जो प्रमुख सोच थी उनकी, वो ये मानना था कि जैसे बंगाल में और इस तरफ तो जमींदार वर्ग था, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर विशेष तौर से कोई जमींदार वर्ग नहीं था, जबकि अंग्रेजों को जमींदार वर्ग चाहिए था जिसके साथ भूमि का बंदोबस्त कर सके, यानी उनके साथ कोई व्यवस्था कर सके। अब अंग्रेज वैसे बंगाल में पहले से स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, उनकी जो दुर्दशा हुई थी किसानों की इस स्थायी बंदोबस्त से, उसके बारे में अंग्रेज प्रचलित थे। अतः अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब सीधा जमींदारों से बंदोबस्त न करके सीधा किसानों के साथ किया जाए। किसानों के साथ सीधा बंदोबस्त करने में कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपन ये मानते हैं कि कंपनी ये चाहती थी कि किसानों से अधिक लगान प्राप्त करना था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में लगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं जमींदार अपने पास रख लेते थे। जमींदार अपनी रैयत से तो अधिक लगान वसूल करता था, किंतु कंपनी को निश्चित भू राजस्व ही अदा करता था। इससे कंपनी को हानि उठानी पड़ती थी। इस कारण इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा ही रैयत यानी किसानों से भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था लागू की थी। वैसे इस पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था। भूमि को क्रय विक्रय करने, गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई थी वैसे, लेकिन ये सारा अधिकार किसानों के पास था। इस पद्धति में भू राजस्व का जो दर थी वैसे तो 1/3 होता था, लेकिन उसकी वास्तविक वसूली ज़्यादा थी। इस पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उपज पर न करके भूमि पर किया जाता था, है ना। यानी कि ये व्यवस्था सर्वप्रथम अपन देखें तो कर्नल रीड द्वारा 1792 में 12 महल जिले में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बाद में इस व्यवस्था को कर्नल रीड ने मद्रास का जब वो थॉमस मुनेरो था, जब मद्रास का गवर्नर बना था, तब उसने इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में उपज का तीसरा भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया था। व्यवहारिक रूप से ये भूमि की उपज और उत्पादन शक्ति के आधार पर बदला जा सकता था। इसमें अकाल आदि की स्थिति के बारे में भी किसानों से कोई विशेष लगान की दर बहुत अधिक रही है, क्योंकि अकाल आदि में भी किसानों से अधिक लगान ली जाती रही है। क्योंकि भू राजस्व धन के रूप में देना पड़ता था, इसका वास्तविक उपज या मंडी में प्रचलित भावों से कोई संबंध नहीं था। किसानों पर अत्यधिक बोझ भी इसे व्यवस्था से पड़ा। अपन देखते हैं बंदोबस्त के गुण, यानी कि इसके मुख्य फायदे क्या रहे। अपन इसमें देखते हैं
तो ये देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त से अधिक लाभदायक तो वैसे सिद्ध रही है, क्योंकि किसानों को एक जमींदारों के चुंगल से मुक्ति मिल गई थी। इस बंदोबस्त में बंजर भूमि को भी जोता जा सकता था और इससे सरकार को अतिरिक्त आय हो सकती थी। इस व्यवस्था में रैयत अधिक स्वतंत्र थे। इसमें निजी संपत्ति के लाभ अधिकतम व्यक्तियों में बांटे जा सकते थे। सरकार और रैयत के बीच सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध भी स्थापित हो जाने से रैयत का सरकार की न्याय व्यवस्था, प्रशासन के प्रति विश्वास भी उत्पन्न हुआ था। और कृषि के क्षेत्र में विशेष तौर से एक बिचौलिया वर्ग, जो कि जमींदार वर्ग था, वो समाप्त हो गया। कोई बिचौलिया नहीं रहा, सीधा कंपनी और किसान के बीच में ये व्यवस्था लागू की गई थी। जमींदारी प्रथा में यह भय दिखाया जाता था कि भूमि केवल कुछ समृद्ध शक्तिशाली जमींदारों के पास है, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि किसकी है? किसानों की है। अब इस व्यवस्था के दोष देखते हैं। भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादन पर न करके भूमि पर किया गया, जो किसान के लिए सही नहीं था। इस पद्धति में भू राजस्व का दर इतना ज़्यादा था कि किसान के पास अधिशेष नहीं बचता था। परिणाम स्वरूप किसान महाजनों के चुंगल में फंसता गया और इस तरह यहाँ पर महाजन ही एक कृत्रिम जमींदार के रूप में उभर कर सामने आ लगे। यानी कि किसान को लगान देना पड़ता था। अब उसे कितना उपज हो रहा उससे कोई मतलब नहीं। कंपनी क्या करती थी? किसानों से नकद लेती थी, तो किसान के पास कोई फसल में उपज भी नहीं हुआ, फिर भी उसको लगान देना होता था, तो वो महाजनों से क्या करता था? उधार लाता था और उधार लाकर कंपनी को लगान चुकाता था। इस कारण किसान क्या हो गए? दिवाली हो गई। और एक तरह से ये महाजनी क्या हो गई? जमींदार के रूप में उभर के सामने आने लगे, शोषण करने लगे लोगों को। इस व्यवस्था ने दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों के पास इतना अधिशेष नहीं बचता था जो कि वो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश कर सके। परिणाम अपन देखते हैं, किसान गरीब दरिद्रतापूर्ण जिंदगी जीने लगा और वह साहूकारों के चुंगल में फंसता चला गया। यद्यपि इस व्यवस्था में फसलों के वाणिज्यकरण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, लेकिन इसका भी लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। ये लाभ सौदागर, सरकार, महाजन को ही प्राप्त होता गया। तो अपन देखते हैं कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भी विशेष तौर से कोई किसान को लाभ नहीं दे पाई। धन्यवाद छात्रों। लेकिन अपन एक चीज़ और देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर कंपनी को तो बहुत लाभ हुआ, क्योंकि कंपनी सीधा इनसे लगान ले रही थी किसानों से। जमींदारों का जो बीच का जमींदार खा रहे थे वो क्या हो गए? समाप्त हो रहे थे। लेकिन अपन इसमें देखते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने प्रशासन के बहुत सारे भागों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन केवल यूरोपीय अधिकारियों द्वारा ही नहीं किया जाता था, इसलिए राजस्व प्रशासन में तहसीलदार के नीचे के पद भारतीयों को दे दिए गए। राजस्व वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी करते थे, उसमें तहसीलदार के ऊपर के पद तो यूरोपीय अधिकारियों के पास रहते थे और नीचे के पद भारतीयों को दिए गए। ये भारतीय भी किसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा ही कोई जमींदार करता था, है ना। जो तहसीलदार से नीचे के पद जो भी भारतीय को दिए गए, जैसे पटवारी, अमीन, जो भी राजस्व अधिकारी थे, ये भी किसानों के साथ जमींदारों जैसा व्यवहार करते थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व विभाग का विस्तार करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ानी पड़ी, जिससे प्रशासन का खर्च बढ़ गया। योग्य अधिकारियों को राजस्व विभाग की ओर से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था, उनको केवल वेतन ही बढ़ाया गया और इस वेतन का भार भी किसानों पर पड़ा। राजस्व विभाग का ये सब बढ़ा हुआ खर्च किसान, गरीब किसान पर ही डाल दिया गया। इससे किसानों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि वो कितने गरीब हो गए। वैसे किसान इन प्रशासनिक अधिकारियों को घूस या जैसे रिश्वतखोरी के चुंगल में फंसते गए, क्योंकि अधिकारी घूस लेकर, रिश्वतखोरी लेकर उसके द्वारा दिए गए राजस्व में कमी भी कर देते और किसानों को भी इस चीज़ से लगता था कि चलो अधिकारी को घूस देकर अपन थोड़ा राजस्व से बच जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो अधिक से अधिक घूस लेने लगे, रिश्वतखोरी लेने लगे। इससे किसानों की आर्थिक दुर्दशा बहुत ही खराब हो गई और वो अपनी भूमि को दूसरों पर गिरवी रखने लगे और ये साहूकारों से इतने चुंगल में फंस गए कि साहूकारों का कभी भी एक बार लिया गया धन दोबारा उनसे नहीं चुकता था।
साहूकार वगैरह अपने पास लठैत रखते थे। जो किसान अगर उसको अपना पैसा जो उधार दिया वो नहीं दे रहा है तो अपने लठैत बेच के उसके साथ मारपीट करवाते थे और उससे ज़बरदस्ती लगान वसूल करवा के लाते थे। यानी कि उसके द्वारा दिया गया पैसा पता नहीं उसका कितना ब्याज ये लोग वसूलते, चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज वसूलते थे। महाजन ही एक तरह से किसानों का शोषणकर्ता बन गया। धन्यवाद।